हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। जैसा कि आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप ज्योग्राफी की प्रैक्टिस के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटी की भी प्रैक्टिस कराइएगा। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की प्रैक्टिस लेके आई हूँ और ये पूर्ण एनसीईआरटी सीरीज पर आधारित है। ठीक है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड ये आपके प्रश्न हैं और ये आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स 6 से 8 तक की जो बुक्स हैं आपकी, और जहाँ से प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं वहीं से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। वंदना एकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। लास्ट तक आप अवश्य बने रहें वीडियो के, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। पहला प्रश्न है आपका, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थीं। तो आपका पहला प्रश्न सही है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन कि मनुष्यों के द्वारा जो सबसे पहले फसल उपजाई गई थी। ठीक है, तो कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो आपका विंध्य की पहाड़ियां नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी केवल 1। व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरदर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य के क्षेत्रों में। ठीक है, यानी कहाँ हुआ था? सुलेमान और किरदर पहाड़ी क्षेत्रों में। और प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। और आपको एसएसटी की पीवाईक्यू भी देना शुरू कर दिए हैं। कल आपको पीवाईक्यू पर पहली वीडियो मिल चुकी है, और ये प्रैक्टिस आपकी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक चलती रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और साथ ही साथ आपके एसएसटी के पीवाईक्यू भी चलते रहेंगे। पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हमने पीवाईक्यू भी शुरू कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देखा करें। ठीक है, वहाँ आपको 1 बाई 1 सारी वीडियो मिल जाती हैं। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लौरादेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है मुख्य, तो भी आपकी इस प्रैक्टिस से आपके दोनों ही कार्य हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और एनसीईआरटी की आपको पूर्ण व्याख्या भी मिल जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त में से कौन सा सही है या कौन से सही है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यानी आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। और ये आपका गलत है। व्याख्या देखते हैं क्यों गलत है। कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन दूसरा आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्जी, काशी या मगध? तो राइट आंसर है आपका नंबर डी। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। ठीक है, यानी जो आपका मगध का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था। और इसी वंश में आपके सम्राट अशोक महान हुए।
अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर किया करें। और सब्सक्राइब के लिए भी आप कह सकते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आप इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप हमें भी करिएगा। जल्द से जल्द हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, 1000 सब्सक्राइब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी 4000 घंटे का वॉच टाइम हमारा बाकी है। आपके प्यार से और आपके सहयोग से एक दिन हम इसे अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आशा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पांडुलिपियों के बारे में आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, और जहाँ भी आपसे नहीं आए आपको उसको अंडरलाइन अवश्य कर लेना है, गोला कर लेना है, क्योंकि कभी कभी हम ये नहीं के चक्कर में आता हुआ प्रश्न हम गलत करके आते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, ये आपका बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु जिसका अर्थ हाथ से निकला है, ये भी आपका सही है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज यानी नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, ये आपका गलत है। तो ये गलत है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा। तो फिर राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। व्याख्या देखेंगे हम। कथन ए बी एवं सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। यानी ये संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और तमिल भाषाओं में भी पांडुलिपियां लिखी जाती थी और हमें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं, ये आपका गलत है। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखेंगे। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। अतः कथन एक गलत है और कथन दो सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों, अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। यानी राजा जो होते थे वो कोई भी आदेश प्रजा के लिए जैसे नियम बनाते थे, हमारे संविधान में जो नियम है, ठीक है, तो इसी तरीके से एक तरीके के नियम और वो उस पर उल्लेख कर लिए जाते थे, उन्होंने अभिलेख कहा जाता था। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो राइट आंसर है आपका यूनानी और अरामाइक। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर कास्ट, ठीक है, यानी बीसी कहते हैं,
और हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। और बीसीई का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। आरंभिक मानव की खोज में यहाँ से प्रश्न देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की जो चैप्टर है वो चैप्टरों के नाम है, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम आपका क्या है? हिस्ट्री का आरंभिक मानव की खोज में 6 क्लास की, ठीक है। तो निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिले हैं? आपसे नहीं पूछा है, तो राइट आंसर है आपका सी, चिरांद। तो अब आपको एक प्रश्न आपका और भी बन जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है और इन तीनों में से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कहाँ से मिला है, तो इन तीनों जगह से आपका मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाऊजली, हेडिंग। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपके पांचों के पांचों सही है, यानी नवपाषाणिक पुरास्थल ये आपके पांचों के पांचों हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आपके दोनों ही सही हैं। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक, इसको दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड़ एक स्थित सतह पर टिका देते हैं। इस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? किसके साक्ष्य हैं आपके? राख के। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कुन्नूल गुफा से आपको किसके साक्ष्य मिले हैं? राख के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ये दोनों आपके सही है। गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? ठीक है, तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी महापाषाण काल आपका कोई भी काल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक है, तो ये आज आपके प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला थी और ये आगे चलती ही रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट भी किया करें और वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। चलते हैं।